पिछले वीडियो में हम लोग डिस्कस किए थे एडवांटेज डिसएडवांटेज और एप्लीकेशन ऑफ नेटवर्क। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इवोल्यूशन ऑफ नेटवर्किंग। इसका मतलब है हुआ कि नेटवर्क आया कैसे, इसका हम लोग हिस्ट्री देखेंगे। इसका सबसे पहले यूटिलाइज कहाँ किया गया था, कहाँ नेटवर्क सबसे पहला स्टेब्लिश किया गया था। तो सबसे पहला जो नेटवर्क स्टेब्लिश किया गया था वो यूएसए के डिफेंस सिस्टम में इसको सबसे पहले यूज में लाया गया था। तो अमेरिका में जो डिफेंस था उन लोगों के बीच में कम्युनिकेशन स्टेब्लिश करने के लिए सबसे पहला नेटवर्क स्टेब्लिश किया गया और उस प्रोजेक्ट का नाम दिया गया ARPANET। ARPANET का फुल फॉर्म क्या होता है? एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। तो डिफेंस को आपस में जोड़ने के लिए जो सबसे पहला प्रोजेक्ट डेवलप किया गया उसका नाम है ARPANET। इसका गोल क्या था? इस प्रोजेक्ट का गोल था कि यूएसए में जितना भी यूनिवर्सिटीज वहां के जो रिसर्चर है, जो रिसर्च कर रहे हैं, यूएसए के जो साइंटिस्ट उस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, जो स्टूडेंट, इन सबको आपस में कम्युनिकेशन का जरूरत है। तो इन सबको आपस में जोड़ने के लिए, जैसे मान लो ये यूनिवर्सिटीज का कंप्यूटर है, ये तुम्हारा रिसर्च लोग यूज कर रहे हैं वो कंप्यूटर है, साइंटिस्ट लोग यूज कर रहे हैं वो कंप्यूटर है, वहाँ के पढ़ रहे हैं स्टूडेंट इस कंप्यूटर यूज कर रहे हैं। ये मान लो डिफेंस का। तो इन सबको आपस में क्या किया गया? नेटवर्क किया। इन सबको आपस में कनेक्ट, ताकि हर एक साइंटिस्ट का किया हुआ इन्वेंशन, हर एक रिसर्चर के द्वारा किया गया रिसर्च, हर एक यूनिवर्सिटीज में जो भी एजुकेशन से रिलेटेड, इस तरह से, ताकि जो भी साइंटिस्ट जो भी नया टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं वो डिफेंस को मिल सके, जो रिसर्चर रिसर्च कर रहे हैं वो उसका डिफेंस कर सके। तो इस कारण इन सबको आपस में जोड़ने के लिए जो नेटवर्क बनाया गया उस नेटवर्क को बोलते हैं ARPANET। और ये तुम्हारा कब? 1969 इस नेटवर्क को कब लाया गया? इस नेटवर्क को एस्टेब्लिश किया गया 1969। तो इसका गोल था कि वहाँ जो यूनिवर्सिटीज है, वहाँ जो रिसर्च कर रहे हैं रिसर्चर है, वहाँ के जो साइंटिस्ट है, पढ़ रहे स्टूडेंट है और डिफेंस है, इन सबको आपस में जोड़ने के लिए इस नेटवर्क को लाया। अब धीरे धीरे अब नेटवर्क और जगह पे डेवलप होने लगा। तो पहला हम लोग देखे ARPANET। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे NSF-NET। ये ARPANET हमारा इसको डेवलप किया 1969, NSF-NET 1980। एक फेडरल एजेंसी का मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा भी ऑपरेट होता हो, कंट्रोल होता हो, राज्य स्टेट के द्वारा भी होता हो। कहने का मतलब फुल्ली कंट्रोल सेंट्रल के द्वारा नहीं। इस तरह के सेमी गवर्नमेंटल को
फेडरल एजेंसी बोलते हैं। इस तरह का एक एजेंसी था जिसका नाम है नेशनल साइंस फाउंडेशन। एक फेडरल एजेंसी है। तो ये जो एजेंसी है नेशनल साइंस फाउंडेशन, इनके लिए भी एक नेटवर्क एस्टेब्लिश किया गया। ये कब एस्टेब्लिश किया गया? 1980 में। और ये दूसरा नेटवर्क जो 1980 में आया, जिसको हम लोग बोलेंगे नेशनल साइंस फाउंडेशन नेटवर्क। इस नेटवर्क का जो स्पीड था, यहाँ डेटा का फ्लो का जो स्पीड था, वो ARPANET के कंपैरिजन में फास्ट था। इसका जो कैपेबिलिटी था, कैपेबिलिटी कहने का मतलब इसमें जितना कंप्यूटर था उससे ज्यादा नंबर ऑफ कंप्यूटर इस नेटवर्क में कनेक्ट किया गया। मतलब ये 1980 में जो NSF नेट जो डेवलप किया गया, नेटवर्क लाया गया, वो पहले से बेटर और पहले से ज्यादा कैपेबल था। इससे ARPANET था। इस नेटवर्क में सिर्फ इस फाउंडेशन में काम कर रहे एम्प्लॉय को ही जोड़ा गया, ना कि दूसरे प्राइवेट नेटवर्क को इसमें लाया गया। दूसरे प्राइवेट नेटवर्क को इसमें शामिल नहीं। अब हम लोग देखेंगे जैसे ये था ARPANET 1969 में लाया गया, 1980 में NSF नेट लाया गया। इस तरह से अब छोटा बड़ा नेटवर्क पूरा ऑल ओवर वर्ल्ड में, हर कंट्री में एक छोटा किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के लिए बनाया गया, किसी दूसरे जगह पर वहाँ पढ़ रहे स्टूडेंटों को आपस में जोड़ने के लिए बनाया गया। इस तरह से पूरा ऑल ओवर वर्ल्ड में छोटा बड़ा नेटवर्क, बहुत सारा नेटवर्क इस तरह से धीरे धीरे पूरा ऑल ओवर वर्ल्ड में बहुत सारा नेटवर्क छोटा बड़ा नेटवर्क बनाया गया। अब इस नेटवर्क का कंप्यूटर इसी नेटवर्क के दूसरे कंप्यूटर से कनेक्ट हो सकता है। ये इससे कनेक्ट हो सकता है। इस नेटवर्क का कंप्यूटर इस नेटवर्क के कंप्यूटर से कनेक्ट नहीं हो सकता। ये इस नेटवर्क का कंप्यूटर इस नेटवर्क के कंप्यूटर से कम्युनिकेट नहीं कर सकता है। तो नहीं कर सकता है तो एक ऐसा नेटवर्क लाया गया जो पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड के छोटे बड़े नेटवर्क को आपस में जोड़ने का काम किया। अरे संभव हो पाया कि इन छोटे बड़े नेटवर्क को पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड के नेटवर्क को आपस में कनेक्ट किया गया। ये 1990 में इस तरह के हर एक छोटे बड़े नेटवर्क को आपस में कनेक्ट कर दिया। और ये मान लो नेटवर्क 1 है, ये नेटवर्क 2 है, ये नेटवर्क 3 है, इस तरह से 4 है, ये 5 है, ये 6 है। इस तरह से बहुत सारा नेटवर्क को आपस में कनेक्ट किया गया। तो इन सारे नेटवर्कों का एक नेटवर्क बन गया, नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। इस तरह से हर छोटे बड़े नेटवर्क को आपस में जोड़ करके नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स डेवलप किया गया। और एक इस तरह का नेटवर्क था जो पूरा ऑल ओवर वर्ल्ड को जोड़ता था। इसलिए इस तरह के नेटवर्क को हम लोग इंटरनेशनल नेटवर्क से जान सकते हैं। तो इस इंटरनेशनल नेटवर्क का नाम दिया गया इंटरनेशनल से इंटर और नेटवर्क से नेट। और इस तरह से 1990 में इंटरनेट आपका डेवलप हो चुका था। तो इस तरह के इंटरनेशनल नेटवर्क को जब आपस में जोड़ा गया तो इसका नाम दिया गया इंटर, जो कि नेटवर्क ऑफ नेटवर्क, जो सबसे बड़ा सुपर नेटवर्क।
आज के डेट में इस वर्ल्ड का सबसे बड़ा नेटवर्क, जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, इंटरनेट, जो एक सुपर नेटवर्क है, सुपर नेटवर्क, इंटरनेशनल लेवल का नेटवर्क है, जिसका अर्थ को हम लोग कहते हैं वर्ल्ड वाइड नेटवर्क। वर्ल्ड वाइड हम लोग पढ़ेंगे, नेटवर्क का टाइप आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। उसमें एक हमारा वर्ल्ड वाइड नेटवर्क जो पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड के नेटवर्क को आपस में जोड़ता है, इस तरह के नेटवर्क को हम लोग बोलेंगे वर्ल्ड वाइड नेटवर्क। तो ये था इवोल्यूशन ऑफ नेटवर्किंग। सबसे पहला ARPANET जो यूएसए के डिफेंस को, रिसर्चर को, साइंटिस्ट को, वहाँ पढ़ रहे स्टूडेंट को आपस में जोड़ने के लिए इस प्रोजेक्ट को डेवलप किया गया। एक फेडरल एजेंसी जिसका नाम है नेशनल साइंस फाउंडेशन, उनके लिए एक नेटवर्क बनाया गया जिसमें प्राइवेट लोगों को नहीं जोड़ा गया। इस तरह के नेटवर्क को नाम दिया गया नेशनल साइंस फाउंडेशन नेटवर्क। और इस तरह से पूरा ऑल ओवर वर्ल्ड में हर छोटे बड़े अपने बिजनेस पर्पज से, अपने प्राइवेट काम के लिए छोटे बड़े नेटवर्क को डेवलप किया गया। और इन नेटवर्कों को जोड़ने के लिए आपस में एक बड़ा नेटवर्क बनाया गया जिसका नाम है इंटरनेट। हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। इंटरनेट फंक्शनिंग, इंटरनेट फंक्शनिंग कैसे करता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे नेटवर्क को आपस में जोड़ा गया है। जैसे मान लो नेटवर्क है, दूसरा नेटवर्क ए है, तीसरा नेटवर्क ए है, इस तरह के इस तरह का छोटा बड़ा नेटवर्क ऑल ओवर वर्ल्ड ढेर सारे नेटवर्क है। जैसे मान लो कि हो गया नेटवर्क 1, नेटवर्क 2, नेटवर्क 3, नेटवर्क 4। अब हर नेटवर्क को डेवलप करने के लिए, जैसे मान लो इस नेटवर्क को बनाया गया, इसका जोड़ने का तरीका अलग था, इसका जोड़ने का तरीका अलग था, इसका जोड़ने का तरीका अलग था, इसको जोड़ने का तरीका अलग था। तो इन सबको आपस में जोड़ने के लिए, डिफरेंट टाइप्स के नेटवर्क को आपस में कनेक्ट करने के लिए एक डिवाइस डिजाइन किया गया, जिस डिवाइस का नाम है गेटवे। अब इस नेटवर्क को इस गेटवे से कनेक्ट करते हैं। अब इस नेटवर्क को भी एक गेटवे से कनेक्ट करते हैं, इस नेटवर्क को भी एक गेटवे से अलग कनेक्ट करते हैं, इसको भी एक गेटवे से कनेक्ट करते हैं। तो डिफरेंट टाइप्स के नेटवर्क को आपस में कनेक्ट करने के लिए एक डिवाइस डिजाइन किया गया जिसका नाम है गेटवे। गेटवे में इंटेलिजेंसी ऐसा है कि जो डिफरेंट तरह के नेटवर्क को आपस में कनेक्ट कर सकता है, और इन सारे गेटवे को आपस में जोड़ दिया गया। एक गेटवे दूसरे गेटवे से कनेक्ट करते हैं। अब हर एक गेटवे को जब आपस में कनेक्ट किया गया तो इसका जो इंटरकनेक्टिंग स्ट्रक्चर बना, ये जो स्ट्रक्चर बना जो आपस में एक से ज़्यादा गेटवे को जो कनेक्ट कर रहा है, इस तरह के इंटरकनेक्टिंग स्ट्रक्चर को हम लोग कहेंगे बैकबोन। इसको हम लोग किस नाम से जानेंगे? बैकबोन। जो क्या है? एक इंटरकनेक्टिंग स्ट्रक्चर जो आपस में एक से ज्यादा नेटवर्क को जोड़ने का काम किया। बैकबोन वो इंटरकनेक्टिंग स्ट्रक्चर है जो एक या एक से ज्यादा नेटवर्क को आपस में जोड़ता है।
किसके थ्रू? इस गेटवे के थ्रू। गेटवे क्या है? जो एक से डिफरेंट तरह के नेटवर्क, इस नेटवर्क का कनेक्टिविटी, इसका जो कनेक्शन का जो है, इसको आपस में जो कंप्यूटर को जोड़ने का वे है, ये दोनों से डिफरेंट है। तो दो डिफरेंट तरह के नेटवर्क को आपस में जोड़ने के लिए किसका यूज लाएंगे? गेटवे। तो इस तरह से छोटे बड़े और ऑल ओवर नेटवर्क को आपस में जोड़ा जाए। बैकबोन, बैकबोन क्या है? बिल्कुल उसके तरह है जैसे कि एक आदमी का जो स्पाइन जो रीढ़ का हड्डी, जैसे हम लोग को पीछे की रीढ़ का हड्डी, तो ये ह्यूमन बीइंग का स्पाइन और ह्यूमन बीइंग ये क्या करता है? पूरे शरीर के हड्डी को आपस में कनेक्ट करता है। या फिर इसको हम लोग दूसरे एग्जांपल से देख सकते हैं। एक बैकबोन बिल्कुल किसके तरह है? एक पेड़ के ट्रंक के जैसा। मान लो एक ट्री का एक ट्रंक है, इसमें हर छोटे बड़े जो तना है, जो इसका ब्रांचेज है, इसको किसी न किसी तरह से आपस में कनेक्ट करता है। मान लो एक ब्रांचे है, इसका एक लीफ इस लीफ से किसी न किसी तरह से कनेक्ट है, और वो किसके कारण हमारा ये ट्रंक क्या कर रहा है? इस लीफ को इस लीफ से कनेक्ट कर रहा है, इस लीफ को इस लीफ से कनेक्ट कर रहा है, इस लीफ को इस लीफ से कनेक्ट कर रहा है। तो बिल्कुल उसी तरह से बैकबोन भी हमारा इसी तरह का स्ट्रक्चर है, कह सकते हैं स्पाइन ऑफ ह्यूमन बीइंग या फिर ट्रंक ऑफ ट्री के तरह ही ये आपस में हर नेटवर्क के कंप्यूटर को हर एक दूसरे नेटवर्क के कंप्यूटर से कनेक्ट करने का। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे कि एक जो नेटवर्क का कंप्यूटर है, यहाँ पर जो आपस में इस नेटवर्क का एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से जो कम्युनिकेट करता है, तो इसको एक कंप्यूटर को उसी नेटवर्क के दूसरे कंप्यूटर से कम्युनिकेट करने के लिए सेट ऑफ रूल डिफाइन किया गया। इस रूल को फॉलो करते हुए एक कंप्यूटर उसी नेटवर्क के दूसरे कंप्यूटर से कम्युनिकेट कर पाता है। लेकिन ये जो नेटवर्क जो डिजाइन किया गया, ये मान लो अलग सेट ऑफ रूल पे काम कर रहा है। हो सकता है ये नेटवर्क जो डिजाइन किया, इस नेटवर्क को डिजाइन करने के लिए इस नेटवर्क का हर एक कंप्यूटर उसी नेटवर्क के दूसरे कंप्यूटर से कम्युनिकेट करने के लिए इसके लिए जो रूल डिफाइन किया गया है, उसका सेट ऑफ रूल डिफरेंट होगा, इसके सेट ऑफ रूल से इसका सेट ऑफ रूल डिफरेंट होगा। ये किसी दूसरे वर्ल्ड के नेटवर्क का जो नेटवर्क एस्टेब्लिश किया गया, ये अलग सेट ऑफ, ये किसी अलग स्टैंडर्ड पर काम कर रहा है। इस तरह से कह सकते हैं हम लोग कि मान लो हर नेटवर्क अलग अलग स्टैंडर्ड पर काम कर रहा है, तो फिर कैसे संभव हो पाएगा कि किसी एक स्टैंडर्ड का नेटवर्क का कंप्यूटर किसी डिफरेंट स्टैंडर्ड के नेटवर्क के कंप्यूटर से कम्युनिकेट हो सकेगा? तो उसके लिए एक ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने इन सारे नेटवर्क के लिए एक कॉमन सेट ऑफ रूल डिफाइन किया। यहाँ हर छोटा बड़े नेटवर्क का अपना स्टैंडर्ड हो सकता है, लेकिन इन सारे नेटवर्क को आपस में कनेक्ट करने के लिए जो सेट ऑफ रूल बनाया गया, वो सेट ऑफ रूल कैसा था? कॉमन था, ताकि किसी एक स्टैंडर्ड के कंप्यूटर दूसरे नेटवर्क के कंप्यूटर से कनेक्ट हो सके। ये संभव तभी हो पाया जब एक ऑर्गेनाइजेशन ने ऐसा सेट ऑफ रूल बनाया जो सारे नेटवर्क के लिए क्या होना चाहिए? कॉमन होना चाहिए। तभी संभव हो पाएगा कि किसी भी नेटवर्क का कंप्यूटर किसी दूसरे नेटवर्क के कंप्यूटर से कनेक्ट हो सके। तो इस कॉमन सेट ऑफ रूल को हम लोग कहते हैं प्रोटोकॉल। तो इस सेट ऑफ रूल से होता क्या है? तो सेट ऑफ रूल क्या है कि मान लो इस कंप्यूटर को इस कंप्यूटर से कनेक्ट होना है, इस कंप्यूटर को इस कंप्यूटर से कम्युनिकेट करना है। तो कम्युनिकेट करने के लिए इसको बहुत सारे स्टेज से गुजरकर जाना पड़ता है इससे कम्युनिकेशन करने के लिए। तो हर
का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हर स्टेप में अलग अलग तरह का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करने के लिए अलग अलग सेट ऑफ रूल बनाया गया है। नेटवर्क किसी एक नेटवर्क के कंप्यूटर को किसी दूसरे नेटवर्क के कंप्यूटर से कम्युनिकेट होने के लिए बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी को फॉलो करना, बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करना। तो उसके लिए अलग अलग कामों के लिए, अलग अलग ऑपरेशन के लिए अलग अलग सेट ऑफ रूल बनाए गए हैं, जिसको हम लोग अलग अलग प्रोटोकॉल के नाम से जानेंगे। अब दो प्रोटोकॉल के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है कम्युनिकेशन के लिए। इंटरनेट में एक कंप्यूटर के दूसरे कंप्यूटर से कम्युनिकेशन। हम लोग इंटरनेट फंक्शनिंग कैसे करता है, तो उसके लिए हम लोग बताए थे कि बहुत सारा सेट ऑफ रूल डिफाइन किया गया है, जिस सेट ऑफ रूल को हम लोग कहेंगे प्रोटोकॉल। हर प्रोटोकॉल का अपना एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि मान लो एक कंप्यूटर आपस में किसी नेटवर्क में, ये सारा कंप्यूटर आपस में कनेक्ट है एक नेटवर्क में। मान लो कंप्यूटर है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे। अब इसमें से कंप्यूटर बी जो है कंप्यूटर एच को इंफॉर्मेशन देना चाहता है, तो इसके लिए दो इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल है जो इन्वॉल्व होता है। यहाँ से किसी भी तरह के मैसेज को यहाँ डेस्टिनेशन कंप्यूटर पर भेजने आता है। वो दो प्रोटोकॉल कौन कौन सा है? तो दो प्रोटोकॉल है जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। एक प्रोटोकॉल जो हम लोग का सिलेबस में पढ़ना, प्रोटोकॉल बहुत सारा है। एक है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और दूसरा है इंटरनेट प्रोटोकॉल। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल, दो प्रोटोकॉल। इस दोनों प्रोटोकॉल का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है हम लोग देखेंगे। मान लो एक मैसेज है जो ए है तुम्हारा सोर्स कंप्यूटर और ए है डेस्टिनेशन कंप्यूटर जिस पर मैसेज भेजा जाता है। ये सोर्स कंप्यूटर है, ये डेस्टिनेशन कंप्यूटर। सोर्स कंप्यूटर से एक मैसेज है, इस मैसेज को इस डेस्टिनेशन कंप्यूटर पर भेजा जाता है। तो हम लोग देखेंगे कि इस दोनों प्रोटोकॉल का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिसके कारण इस कंप्यूटर का मैसेज इस कंप्यूटर तक पहुंचता है। तो इसका मैसेज भेजने के लिए जैसे इसका मैसेज भेजे जाना होगा, तो इस मैसेज को सबसे पहले इसको ब्रेक कर दिया जाए, छोटे छोटे पार्ट में, इक्वल पार्ट में ब्रेक कर दिया जाए। और इसका मैसेज का हर एक पार्ट क्या कहलाएगा? पैकेट। और इस पैकेट का एक नंबरिंग कर दिया जाता है। नंबरिंग मान लो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। अब इन सारे पैकेट को इस डेस्टिनेशन वाले कंप्यूटर पर भेजना है। तो इस मैसेज को जो पैकेट में तोड़ा गया, इस पैकेट में तोड़ने के बाद इसका जो नंबरिंग किया गया, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका है? ये है तुम्हारा टीसीपी का, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल का। इसके अंदर जो सेट ऑफ रूल डिफाइन किए गए हैं, इस रूल का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस मैसेज को पैकेट में तोड़ करके उसको नंबरिंग करना। अब इन सारे पैकेट को यहाँ तक पहुँचाया जाना है। तो पहुँचाए जाने के लिए इसमें बीच बीच में बहुत सारा नेटवर्क डिवाइस कनेक्ट होता है। नेटवर्क डिवाइस जैसे तुम्हारा राउटर हो सकता है या फिर गेटवे हो सकता है। इसके बारे में हम लोग बाद में देखेंगे। इस डिवाइस का काम है राउटर का कि ये रूट डिसाइड करता है। रूट डिसाइड करता है कि कौन सा रूट बेस्ट होगा जिससे तुम्हारा यहाँ से पैकेट को यहाँ तक पहुँचाया जाएगा। तो मान लो ये 1 2 3 4 है, इसका सबसे नज़दीकी राउटर मान लो ये इस राउटर से कनेक्ट है।
तो यहाँ पर तुम्हारा पैकेट 1 2 3 4 हर एक पैकेट दूसरे से इंडिपेंडेंट है, कोई एक दूसरे से मतलब नहीं है। आईपी का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हर एक पैकेट को इस डेस्टिनेशन कंप्यूटर पर पहुंचाना, और हर एक पैकेट को ये नहीं समझता है कि पैकेट 1 जो है 2 से रिलेटेड है या 2 3 से रिलेटेड है। इससे आईपी को कोई मतलब नहीं है। इससे इसको मतलब है कि मेरे पास जितना पैकेट आया है, जिस डेस्टिनेशन कंप्यूटर के लिए आया है, उन सारे पैकेट को किसी तरह से वहाँ उस डेस्टिनेशन कंप्यूटर पर पहुँचा देना। पहुँचाने के लिए राउटर 8 देखता है, डिसाइड करता है कि इसमें से सबसे छोटा रूट कौन सा है। तो सबसे छोटा रूट इसको मिला, और उसको रूट दूसरा ही चेक करता है कि वो रूट बिजी है या फिर रूट में ट्रैफिक ज़्यादा नहीं है। तो मान लो रूट 1 को सबसे नज़दीकी वाला रूट मिला तुम्हारा, ये रूट 1 को ये तुम्हारा रूट जो सबसे नज़दीकी है, यहाँ से पैकेट 1 को भेज दिया, पैकेट 2 को भी भेज दिया, 1 को भी भेजा, 2 को भी भेजा। हो सकता है उसके बाद रूट ये बिजी हो जाए, बिजी हो जाए तो उस केस में 3 और 4 को हो सकता है जैसे ना भेज सके। तो हो सकता है कि उसको दूसरा रूट लेना पड़े, तो उसके पास तो बहुत सारे रूट है जिससे वो पैकेट को भेज सकता है। मान लो तीसरे पैकेट को इस रूट से भेज दिया, पहला को दूसरा को इससे भेज दिया, चौथा को इससे भेज दिया, फिर हो सकता है 4 वाला को इससे भेज दिया, 3 वाला को यहाँ 3 भी आ गया, मान लो यहाँ 4 भी आ गया। इस तरह से यहाँ से 1 आ गया, यहाँ से हो सकता है 2 आ गया, और इस तरह से मान लो यहाँ पर पहले तुम्हारा यहाँ पर 3 पहुँचा, उसके बाद हो सकता है कि 2 पहुँचा, पहले पैकेट 3 पहुंचा, उसके बाद 2 पहुंचा, उसके बाद 4 पहुंचा, उसके बाद मतलब 1 पहुंचा। जिस किसी ऑर्डर में पहुंचे उससे आईपी को कोई मतलब नहीं है। आईपी का रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस डेस्टिनेशन कंप्यूटर पर हर एक पैकेट को पहुंचाना। मान लो पैकेट पहले 3 पहुंचा, उसके बाद 2 पहुंचा, 4 पहुंचा, 1 पहुंचा, बहुत सारा रूट हो सकता है। सबसे पहले राउटर देखता है सबसे नज़दीकी रूट कौन सा है, तो उस नज़दीकी रूट से भेजने की कोशिश करेगा। जब देखेगा वो नज़दीकी रूट बिजी है तो उससे बड़ा फिर रूट कौन सा है जो फ्री है, तो फिर दूसरे रूट से बाकी पैकेट को भेजेगा। तो ये तुम्हारा आईपी का काम खत्म हो जाता है, यहाँ पर सारा पैकेट पहुँच जाता है 1 4 2 3। उसके बाद फिर से टीसीपी का क्या काम है कि इसमें सारा पैकेट का सही पहुंचा है कि नहीं, उसमें से कोई ऐसा पैकेट तो नहीं जो करप्ट हो गया, आने के क्रम में करप्ट हो गया। तो टीसीपी फिर से क्या करेगा, जो पैकेट करप्ट हो गया है उस पैकेट को फिर से यहाँ से रीसेंड करने के लिए करेगा। तो टीसीपी का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सारे पैकेट को चेक करना कि वो पैकेट का डेटा कहीं करप्ट तो नहीं है। मान लो सारा पैकेट यहाँ पहुँच चुका है, सारा पैकेट एक्यूरेट है, इसमें किसी भी तरह का कोई एरर नहीं है, तो फिर इसका काम है रीअसेंबल करना। रीअसेंबल करने का मतलब है कि पैकेट पहले 3 पहुंचा, फिर 2 फिर 4 फिर 1, ये तुम्हारा फिर से इसको रीअसेंबली करेगा। रीअसेंबली करेगा पैकेट 1 4 2 4 3 4, इसको आपस में रीअरेंज करके इसको कंप्लीट फिर से एक मैसेज क्रिएट करेगा। तो एक बार हम लोग फिर से देख लेते हैं कि एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में जब भेजा जाना होता है तो 2 प्रोटोकॉल इंपॉर्टेंट है, एक टीसीपी और एक आईपी। टीसीपी का काम है किसी मैसेज को पैकेट में तोड़ देना, उसको नंबरिंग कर देना। उसके बाद आईपी का काम है कि उन सारे पैकेट को जिस डेस्टिनेशन कंप्यूटर पे पहुंचा देना। पहुंच जाने के बाद टीसीपी का फिर से काम है कि उसको फिर से रीअसेंबली करके उसको आपस में पैकेट पे जोड़ करके फिर से मैसेज क्रिएट करना। तो इस तरह से इंटरनेट में हर एक कंप्यूटर हर एक दूसरे कंप्यूटर से कम्युनिकेट हो पाता है, और वो संभव कैसे हो पाया, कॉमन सेट ऑफ रूल से, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रोटोकॉल कहते हैं। बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।